Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha, and we are finally here with the fifth lecture of kinematics. I hope आपने इससे पहले के 4 lectures देख लिए होंगे जिसमें मैंने explain किया है the concept of speed and velocity, the concept of acceleration, and then the equation of motion for constant acceleration, and then some questions relevant to the equation of motion. आज का ये लेक्चर यूँ समझ लें, दिस इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऑब्जेक्ट की मोशन है ना, अगर मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के लिए मूव करता है, तो अगर मैं उसकी 10 सेकंड की मूवमेंट को इन वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहूँ या डाटा की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो शायद वो डाटा बहुत ज़्यादा होगा ना. 0.1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0.2 सेकंड पे, 0.3 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, डिफरेंट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है. तो इसको अगर मैं टेबल की फॉर्म में या वैसे रॉ डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट करूँ तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग रियली चैलेंजिंग फॉर एनी एनालिसिस ना. तो हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बना देते हैं. ग्राफ क्या करता है, हमारे एनालिसिस को आसान कर देगा. तो ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और फिर असल हमें उसका एनालिसिस सीखना है. तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ग्रेडियंट क्या है. आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि राइज ओवर रन. इसे कहते हैं ग्रेडियंट ना, कि कितना राइज आपको मिल रहा है कितने रन पे. कुछ लोग इसे स्लोप भी कहते हैं. मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा ग्रेडियंट का ना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लें. ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टॉपिक है लेकिन ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगा आपको ए लेवल फिजिक्स को समझने में. लेट्स से मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक ए और एक बी. ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के ना मुझे ग्रेडियंट्स को कंपेयर करना. ग्रेडियंट है क्या, ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन. अब अगर आप गौर करो ना, तो अगर आप ए को गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये है ए का रन और ये है इसका राइज. ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ राइज फॉर दिस अमाउंट ऑफ रन. जो आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं ना, ये आपका होता है रन और ये आपका होता है राइज. ठीक है, अच्छा, अगर इतने ही रन पर मैं बी को एनालाइज करूं तो बी का राइज कितना आया, थोड़ा सा आया. ऐसा ही है ना. तो मैं कहता हूं कि ए को ज्यादा राइज मिल रहा है और बी को कम राइज मिल रहा है फॉर द सेम रन. तो अगर आपको ज्यादा राइज मिल रहा है ना फॉर अ गिवन रन, इसका मतलब आपका ग्रेडियंट ज्यादा है. तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए का जो ग्रेडियंट है ना वो बी के मुकाबले में ज्यादा है. देखिए मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट ग्रेडियंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन द ग्रेडियंट ऑफ बी. इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जिस लाइन का एंगल ज्यादा होगा उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा. जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ना, आप देख सकते हैं ए का एंगल ज्यादा है ना और बी का एंगल कम है. अगर मैं एक और लाइन बना दूं ऐसे, इसका एंगल और कम हो जाएगा ना, तो इसका ग्रेडियंट और कम हो जाएगा. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि जिस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम होगा उसका ग्रेडियंट कम होगा. तो बी का एंगल जो है ना वो कम है तो बी का ग्रेडियंट कम है, और ए का एंगल ज्यादा है तो ए का ग्रेडियंट ज्यादा है. तो पहले तो ये समझ लें कि ए और बी दोनों में से ए का ग्रेडियंट ज्यादा है और बी का ग्रेडियंट कम है. अच्छा, मैं आपके आगे एक और ग्राफ बनाता हूं, ये. ठीक है, अब इस ग्राफ को देखें. इस ग्राफ से अगर कोई फिसलने की कोशिश करे, ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं ए और बी की तरफ पहले. ठीक है, एक बंदा ए से स्लाइड कर रहा है, एक बंदा बी से स्लाइड कर रहा है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा स्लोप ना ए वाले को मिलेगा बिकॉज वो ज्यादा स्टीप है ना. बी वाला जरा कम स्टीप है, आप देख सकते हैं बी का एंगल कम है. अब अगर मैं यहां पर आ जाऊं आपके सामने, ग्राफ सी की बात करूं, तो यहां से अगर कोई स्लाइड करने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से उसको स्लाइड मिलेगा ही नहीं, उसको स्लोप मिलेगा ही नहीं, उसको स्टीपनेस ही नहीं मिलेगी क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है ना वो जीरो होता है. तो द ग्रेडियंट ऑफ सी इज जीरो एज इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी हमें नजर आएगी ना उसका ग्रेडियंट जीरो होगा. सही है. अच्छा, अब मैं आपके आगे ग्राफ बनाता हूँ, ये डी. अब आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है. भाई इसका एंगल तो सबसे ज्यादा है ना. अगर आपका एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है ना तो आपका ग्रेडियंट हो जाएगा इनफाइनाइट.
तो द ग्रेडियंट ऑफ डी इज इनफाइनाइट एज इट इज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं आप कि भाई आपके पास एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट है 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है ना, ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही आपकी लाइन वर्टिकल हो गई ना, तो आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे भी आप ज़रा खुद इमेजिन करें, कोई बंदा इस लाइन से फिसलने की कोशिश करे तो बेचारा शायद धड़ करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी ना, सॉरी, यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। तो बेसिक रूल आपने क्या रखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट इज 0, एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप बिल्कुल वर्टिकल लाइन पर आ जाओगे तो आपका ग्रेडियंट 0 से कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा फॉर अ वर्टिकल लाइन। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और केस आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वो केस क्या है जी? वो केस ये है कि अगर मैं आपके आगे ये ग्राफ ई को डिस्कस करूं, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये वो ग्राफ है जिसमें एंगल इवन 90 से भी ज़्यादा आ गया, जिसको आप यूज कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन एक्स ना, वाई की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम आ रही है। तो हम कहते हैं यहाँ पे राइज नहीं आ रहा बल्कि फॉल आ रहा है ना। जैसे जैसे आप रन कर रहे हो ना, वैसे वैसे आप नीचे की तरफ फॉल आ रहा है आपका, यानी वाई एक्सिस में वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे केस में जो ग्रेडियंट होता है ना, वो नेगेटिव होता है। तो द ग्रेडियंट ऑफ ई इज नेगेटिव एज द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्स। ठीक है, तो एक बार फिर ये अच्छी तरह से समझ लें। देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपने 90 डिग्री किया ना, आपका ग्रेडियंट हो गया इनफाइनाइट। अब अगर आप 90 से भी ज़्यादा करोगे ना, तो अब आपका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में अगर आप देखो ना, तो आपका जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने 4 स्ट्रेट लाइंस, 5 स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया, ए बी सी डी ई। इन पांचों को अगर आप गौर से देखें तो उनमें एक चीज़ तो कॉमन है ना, वो ये कि ये पांचों स्ट्रेट लाइंस हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट समझ लें, वो क्या, वो ये कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज कांस्टेंट एज दे आर ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है, जैसे मैंने भी आपके सामने ये जो पांचों केसेस डिस्कस किए, ए बी सी डी ई, तो इसका मतलब एक चीज़ तय है कि इनका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जैसे अगर सी का ग्रेडियंट 0 है ना, तो थ्रू आउट 0 है। किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू 0 ही आएगी इस लाइन की, इस कर्व की। ठीक है, इसका ग्रेडियंट इन्फिनिटी है तो थ्रू आउट इन्फिनिटी है। इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, लेट्स से -10 है तो थ्रू आउट -10 है। इसका ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव 5 है तो थ्रू आउट 5 है। इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव 7 है तो थ्रू आउट 7 है। तो ये जितने भी स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, उनके ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। देखिए, अभी तक हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं किया, बस सिर्फ आइडिया समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि हमारा ए लेवल्स में मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ग्राफिकल एनालिसिस है। देखिए, ग्रेडियंट एरिया अंडर द कर्व तो आपने ओ लेवल्स में भी निकाला हुआ है, वो आप यहाँ पर भी निकालोगे। बट व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ना, कि किसी ग्राफ को देखकर आप एनालाइज कर सको, एनालिसिस कर सको विदाउट रीडिंग द स्केल वैल्यूज। बस आप स्केच देखो और आप बता सको कि इस ग्राफ में क्या चल रहा है। तो उसके लिए ग्रेडियंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा हमारे एनालिसिस को एक्सप्लेन करने में। तो ठीक है जी, तो ये वो सारे केसेस हो गए जहां पर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉर स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होते ना। अगर कर्व्स आ जाए तो जैसे ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, इसका मतलब अब ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। अब अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है तो मतलब या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। तो आइए ज़रा कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये मेरे पास एक ग्राफ है। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ एफ, और ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसका नाम मैं रख देता हूँ जी। ठीक है, तो एफ और जी के बारे में हम ये कहेंगे कि द ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिक्रीजिंग एंड द ग्रेडियंट ऑफ जी इज इंक्रीजिंग। अब ये कैसे पता लगता है कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है? देखिए, पहली बात तो ये कि ग्रेडियंट है क्या, राइज ओवर रन। ठीक है, अब अगर मेरे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे?
अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम बनाएंगे टेंजेंट। क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। यानी जिस पॉइंट पे आपको ग्रेडियंट चाहिए ना, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना दो। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सिर्फ उस कर्व में उस पॉइंट को बस टच करते हुए जा रही हो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ये दो टेंजेंट्स बनाए। अब अगर आप गौर से देखें तो शुरू में देखें ना, ये इनिशियल रीजन है और ये बाद का रीजन है ना, तो शुरू में आपको अच्छी खासी स्टीपनेस मिल रही है, शुरू में ग्रेडियंट ज़्यादा है। फिर जब आप आगे जाते हो तो आपकी स्टीपनेस कम हो जाती है, आपका ग्रेडियंट कम हो जाता है। तो जब हम कहते हैं ना ग्रेडियंट ऑफ एफ इज डिक्रीजिंग, तो टेक्निकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ तक कि शायद हो सकता है आगे जाके ये हॉरिजॉन्टली हो जाए और ग्रेडियंट जीरो हो जाए। सिमिलरली अगर आप जी की बात करें तो डिफरेंट पॉइंट पर अगर जी पर मैं ग्रेडियंट निकालने के लिए टेंजेंट बनाता हूँ, तो आप ये देखें कि शुरू में आपके ग्राफ की या आपका जो टेंजेंट आपने बनाया उसकी स्टीपनेस कम है, फिर आगे जाके स्टीपनेस बढ़ गई है। तो पहले ग्रेडियंट कम है और बाद में ग्रेडियंट ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अगर g की बात की जाए तो इन केस ऑफ g द ग्रेडियंट ऑफ g इज इंक्रीजिंग। g का जो ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। एंड व्हेन आई से इंक्रीजिंग, आई मीन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ग्रेडियंट की वैल्यू यानी स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये कंपैरेटिवली आसान है, मेरे ख्याल से ये भी आपने ओ लेवल से पढ़ा ही होगा। जो अगले दो है ना वो बड़े क्रूशल हैं और वो बहुत इस्तेमाल होते हैं ए लेवल्स में ना, तो ये बड़े गौर से देखिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैवंट स्टडीड इन ओ लेवल्स फॉर श्योर। हैव अ लुक एट दिस का। देखिए दिस इज अगेन नॉट अ स्ट्रेट लाइन ना। अब जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका भी ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, इसका भी ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। इस पे बात करते हैं। दिस इज अगेन अ कर्व ना, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना तो इसका भी ग्रेडियंट तो कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, एक बात आप देख सकते हैं कि क्योंकि y की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x कम हो रही है ना, तो उसका ग्रेडियंट है नेगेटिव, थ्रू आउट नेगेटिव है इसका ग्रेडियंट। तो पहली बात तो हम, अगर मैं इसके लेट्स से मैं दोनों बना दूं ताकि कंपैरेटिव एनालिसिस हो सके, h और i, ये दो कर्व हैं, h कुछ इस तरह से और i कुछ इस तरह से। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपके आगे करूं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ h इज डिक्रीजिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखिए वक्त के साथ साथ स्टीपनेस ना कम हो रही है, ठीक है। आप अगर गौर से देखें ना तो पहले स्टीपनेस ज़्यादा है और फिर स्टीपनेस कम है, यानी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती जा रही है लाइन वर्टिकल से ना। तो आप कह सकते हो कि ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ रही है। ग्रेडियंट ऑफ h इज इंक्रीजिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कम हो रही है, फिर आप लिख रहे हैं टेक्निकली बढ़ रही है। इसको बहुत गौर से समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ग्रेडियंट है नेगेटिव में। अब नेगेटिव में वैल्यू का कम होना इज मैथमेटिकली उस वैल्यू का बढ़ना। नहीं समझ आ रही है मेरी बात? देखिए मैं आपको समझाता हूं। ग्रेडियंट इज गेटिंग लेस नेगेटिव विद x। जरा मैं आपको समझा के बताता हूं। मुझे लेट्स से ग्रेडियंट निकालना है। क्या करेंगे भाई? हम टेंजेंट बना लेंगे। देखिए मैंने दो टेंजेंट बनाया आपके आगे, सही है। लेट्स से इसका ग्रेडियंट आ रहा है -8, इसका ग्रेडियंट आ रहा है -2, जिसका ये आर्बिट्ररी वैल्यू है सब समझाने के लिए, ठीक है। आप ये देखें इसका स्टीपनेस ज़्यादा है और इसकी स्टीपनेस कम है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, देखिए अगर आप थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो ये 8 है और ये 2 है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखें तो इसका ग्रेडियंट आ रहा है -8, इसका ग्रेडियंट आ रहा है -2। मैथमेटिकली -2 एक बड़ा नंबर है ना एज कंपेयर टू -8। तो हम कहेंगे मैथमेटिकली ग्रेडियंट अगर नेगेटिव साइन को कंसिडर कर रहे हो ना तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले ग्रेडियंट था -8, अब ग्रेडियंट है -2, यहां तक कि शायद आगे जाके 0 हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप आई को देखें तो हम आई के बारे में कहते हैं कि लेट्स से पहले इसका ग्रेडियंट था -10, फिर इसका ग्रेडियंट हो गया -20, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ स्टीपनेस तो बढ़ रही है, लेकिन अगेन नेगेटिव में। देखिए नेगेटिव में किसी वैल्यू का बढ़ना इज टेक्निकली उसका कम होना ना। तो अगर आप नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इंक्रीजिंग।
ठीक है कि भाई आई का जो क्या जो मैग्नीट्यूड है ना ग्रेडियंट का वो बढ़ रहा है, पहले -10 था अब -20 हो गया ना, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो तो 10 से 20 हो गया। लेकिन क्योंकि नेगेटिव में हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, देखिए वैल्यू जब भी वाई एक्सिस की कम हो रही हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये देखो दोनों में कम हो रही है, तो ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव आएगा। अब जब ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा ना तो आप समझे पहले -10 है बाद में -20 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जी ग्रेडियंट ऑफ आई इज डिक्रीजिंग एज ग्रेडियंट इज गेटिंग मोर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊं, ओ लेवल्स में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, अभी हम आगे जाके वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, बट सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई मुझसे पूछता है ना यार वेलोसिटी बताओ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वहाँ पे नेगेटिव साइन मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ रही है ना इन केस ऑफ एच, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा भाई ग्रेडियंट की जो वैल्यू है ना वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, क्योंकि -8 से -2 की तरफ गया। ग्रेडियंट बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं कहूँगा जी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ग्रेडियंट ही वेलोसिटी बताता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछता है स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मैं कहूँगा स्पीड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर है, उसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता, तो नेगेटिव साइन काउंट ही नहीं होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ग्रेडियंट का। तो मैं कहूँगा यार ये देखो जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, लेट्स से एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो क्योंकि ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारी स्पीड की वैल्यू कम हो रही है। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आगे जाके जब हम और प्रैक्टिकल ग्राफ्स देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा, बट बेहतर है कि ये सारे रूल्स याद रखें। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने आप को हर पॉसिबल सर्कमस्टेंस के लिए ना तैयार रखें। भाई आप इमेजिन करो एग्जाम में ग्राफ आएगा, तो क्या ग्राफ आएगा, यही होगा ना, या तो लाइन ऐसे होगी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी। मुझे बता दें इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है ना वो हम पहले डिस्कस कर लें, ताकि एग्जाम में किसी ग्राफ को देख के हम ये ना परेशान हो जाएं कि यार तो हमने पहली बार देखा। भाई कर्व भी 4 तरह के ही बनेंगे ना, या तो यूं बनेगा या तो यूं बनेगा या तो यूं बनेगा या तो यूं बनेगा। तो अगर हम इसका एटलीस्ट बेसिक एनालिसिस करना सीख लें कि यार इसमें ग्रेडियंट किस तरह से वैरी कर रहा है, इसमें चल रहा है क्या, तो मेरे ख्याल से फिर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, हमारे लिए एनालिसिस करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें बेसिक ग्राफ को एनालाइज करना आ गया। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें समझने की ज़रूरत है। फिर कुछ ओ लेवल्स की मज़ीद यादें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर इसको अप्लाई करना सिखाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, भाई देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना बहुत सारे ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 3 बहुत कॉमन है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखिए हर ग्राफ का ग्रेडियंट निकाला जा सकता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बता रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह डिस्प्लेसमेंट वैरी कर रही है। लेकिन अगर आपने इसका ग्रेडियंट निकाल लिया तो इसका जो ग्रेडियंट है वो आपको वेलोसिटी बता देगा। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस, ये ओ लेवल से पढ़ाया जाता है। अच्छा, हर ग्राफ का ग्रेडियंट और एरिया दोनों निकल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि निकाला जाए। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालोगे तो वो किसी काम का नहीं है, एरिया अंडर द कर्व निकल तो जाएगा लेकिन वो है मीनिंगलेस ना, तो वो कुछ भी नहीं बताता। इसलिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालिएगा, बहुत फार टाइम में तो निकाल लें लेकिन फ़ायदा नहीं होगा आपको उससे कोई। सबसे काम की चीज़ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मतलब है? मतलब ये कि वेलोसिटी की वेरिएशन बताएगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, किस तरह टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी के बारे में तो बता ही रहा है। अगर आप इसका ग्रेडियंट निकाल लें तो जिस पॉइंट पे आप ग्रेडियंट निकालेंगे ना, आपको उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सीधा सीधा ग्रेडियंट निकालो, वो एक्सेलरेशन बताएगा। और अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं तो ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, या जैसे आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना सबसे काम का ग्राफ हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी के बारे में तो ऑब्वियसली बता रहा है, जब चाहो ग्राफ से रीड कर लो वेलोसिटी की वैल्यू। लेकिन साथ साथ अगर उसी ग्राफ से मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, मुझे ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, आई विल गेट द एक्सेलरेशन। मैं मुझे उसी ग्राफ में जिस टाइम इंटरवल के बीच में एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मिल जाएगा। समझ रहे आप लोग मेरी बात? सिमिलरली मेरे पास
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसको ओ लेवल्स में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत कम देखा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ए लेवल्स में एग्जामिनर इज हेल्थ सीरियस अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगेन हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, इसका भी ग्रेडियंट निकाला जा सकता है। उसका ग्रेडियंट मीनिंगलेस नहीं है, इसे जर्क कहते हैं, बट क्योंकि जर्क हमारे सिलेबस का AS फिजिक्स 9702 सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम टेक्निकली ग्रेडियंट निकालेंगे नहीं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ना। बट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अगर आप निकालोगे तो व्हाट यू विल गेट इज जर्क। वो एक बहुत मशहूर मीम है ना, डोंट बी अ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। किसी को कहना हो ना डोंट बी अ जर्क, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसको 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाती है। खैर ये उनके लिए जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट टेक्निकली हमें निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि जर्क हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ तो ये मुझे बता देता है चेंज इन वेलोसिटी। सही है, तो ये वो बेसिक आइडिया है जिसे हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक की सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप बिलीव करें, जब हम आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इतने मज़े के हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, आप सोच नहीं सकेंगे। ठीक है, 2-2 मिनट में हम एनालाइज कर रहे होंगे और फ़ौरन कर रहे होंगे। बस ये बातें और ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एरिया अंडर द कर्व निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो हम ऑलरेडी हमें पता है कि अगर ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है तो उसका अपना लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला है, ट्रेपीजियम की अपनी इक्वेशन है। तो एरिया इज नॉट एन इशू, सारा खेल ग्रेडियंट का है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और अगले लेक्चर का इंतजार करें। एंड नॉट टू मेंशन, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी काइनेमैटिक्स की अब तक की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।